ध्यान से करते हैं। हेडिंग दें सहारन डेजर्ट। सहारन डेजर्ट। ठीक है। डायनासोर जहां होगा लोहा सोना चांदी वहां बताएंगे ना। अब जहां लोहा सोना चांदी होगा भी नहीं वहां कैसे बता देंगे बेटा। चल आ जाओ तो लिखो ध्यान से। अ, अरबी भाषा के शब्द सहारा लिखना ध्यान से। अरबी भाषा के शब्द सहारा का स्पीड मेंटेन रखेंगे। अरबी भाषा के शब्द सहारा का अर्थ ही है इन्वर्टेड कामा में मरुस्थल। मतलब सहारा का मतलब ही होता है मरुस्थल। अर्थ ही है मरुस्थल। ठीक है। फिर लिखो अफ्रीका के उत्तरी भाग में अवस्थित। अफ्रीका के उत्तरी भाग में अवस्थित लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत। लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल जो कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व हरा भरा हुआ करता था। हरा भरा हुआ करता था। हरा भरा हुआ करता था। पूर्ण विराम लिखो इसके मरुभूमीकरण में निम्नलिखित क्रियाओं का योगदान है। निम्नलिखित क्रियाओं का योगदान है। नंबर वन व्यापारिक पवनों का अपतटीयता प्रभाव। व्यापारिक पवनों का अपतटीयता प्रभाव ऑफशोरिंग इफेक्ट। व्यापारिक पवनों का अपतटीयता प्रभाव नंबर 2। व्यापारिक पवनों का अपतटीयता प्रभाव नंबर 2 बहुत ध्यान से लिखेंगे। उपोष्ण उच्च दाब पेटी की अवस्थिति। उपोष्ण उच्च दाब पेटी की अवस्थिति नंबर 3 कैनरी की ठंडी जलधारा का प्रभाव। सब कल समझा चुका हूं, आज मत पूछना नहीं तो गला दबा दूंगा आपका। कैनरी की ठंडी जलधारा का प्रभाव। तो नेक्स्ट उपोष्ण पछुआ जटधारा के गर्त क्षेत्र की उपस्थिति। उपोष्ण पछुआ जटधारा के गर्त की उपस्थिति। ये 4 बिंदु गर्त की उपस्थिति। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करो, पैरा में लिखना है। लिखो रेतीला चट्टानी तथा पथरीला इस मरुस्थल में पवन अपर्दित पर्वतनुमा चट्टानी पठार पाए जाते हैं जिन्हें तिबेस्ती, कल दिखाया था, सब कुछ दिखाया था एटलस में, जिन्हें तिबेस्ती होग्गर आदि नामों से जाना जाता है। पूर्ण विराम लगाए। फिर लिखेंगे अत्यंत विरल मानव अधिवास वाले इस मरुस्थल की प्रमुख जनजातियां बार्बर एवं तुरेग हैं। बार्बर सब ठीक है, देख लेने के बाद चेक कर लो ठीक से। सिचुएशन था, हमें टीम ने इन्फॉर्म कर दिया था। फिर से मैं बार्बर एवं तुरेग है, यही लाइन बोल रहा था एकदम। बार्बर एवं तुरेग हैं। अब इसके बाद लिखेंगे यह भेड़ बकरी पालन के साथ साथ ऊंट पालन करते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। इनके अधिवास इस मरुस्थल के मरु उद्यानों के समीप पाए जाते हैं। मरु उद्यान ओयासिस इस मरुस्थल के मरु उद्यानों के समीप पाए जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर वर्तमान में यह मरुद्यान पर्यटन के साथ साथ
पर्यटन के साथ साथ कुछ स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करो। लिखें लिखें सहारा मरुस्थल में अवस्थित 11 देशों को 11 कंट्रीज सहारा मरुस्थल में अवस्थित 11 देशों को सहारा देश के नाम से, सहारन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। सहारन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिनमें से मिस्र मतलब इजिप्ट विकासशील अर्थव्यवस्था का देश है। जिनमें से मिस्र मतलब इजिप्ट विकासशील अर्थव्यवस्था का देश है। शेष पिछड़े हैं। शेष देश क्या है? पिछड़े हैं। पूर्ण विराम लगा दो। शेष देश पिछड़े हैं, पूर्ण विराम लगाओ। लिखो यहां मिस्र, लीबिया एवं ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया एवं ट्यूनीशिया भूमध्य सागरीय तट से पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। फिर लिखो मोरक्को में दुनिया का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, चट्टानी फॉस्फेट। दुनिया का सर्वाधिक, लिख दो सबसे बड़ा की जगह, दुनिया का सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। चाड झील, फैक्ट है ये सब, चाड झील अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चाड कंट्री में है बेसिकली। अफ्रीका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो। सहारा के पूर्वी भाग में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील प्रवाहित होती है, जो कि श्वेत नील एवं नीली नील की संयुक्त धारा है। श्वेत नील एवं नीली नील की संयुक्त धारा है, जिसे मिस्र की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट, मिस्र की जीवन रेखा, जीवन धारा कुछ भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखें श्वेत नील का उद्गम विषुवत रेखा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया। श्वेत नील का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया से होता है, जबकि नीली नील इथोपिया पठार के टना झील से निकलती है। टना झील से निकलती है, जिनका टना झील से निकलता है। दोनों का संगम सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप होता है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखें नील नदी घाटी में मुख्य रूप से कपास चावल एवं खजूर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सिंचाई के उद्देश्य से आश्वान बांध का निर्माण किया गया है। बांध बनाया गया, पानी रुककर झील बन गया, तो झील को क्या कहते हैं? नासिर झील। आश्वान बांध का निर्माण किया गया है। पूर्ण विराम लगाकर इसी पैरा में लिखना नील नदी डेल्टा क्षेत्र में काहिरा, गीजा, सिकंदरिया, काहिरा मिस्र की राजधानी, काहिरा, गीजा, सिकंदरिया जैसे नगर अवस्थित हैं। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे सहारा मरुस्थल के उत्तर पश्चिम किनारे पर महाद्वीप की एकमात्र नवीन वलित पर्वतश्रेणी
महाद्वीप की एकमात्र नवीन वलित पर्वत श्रेणी, सिंगल मोस्ट एकमात्र नवीन वलित पर्वत श्रेणी एटलस अवस्थित है। एटलस अवस्थित है, एटलस अवस्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टैबकॉल, एटलस की सर्वोच्च, पूरे महाद्वीप की नहीं, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टैबकॉल, माउंट टैबकॉल महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थल है। महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थल है, ठंडा स्थल है। पूर्ण विराम लगाकर एटलस के उत्तर, एटलस के उत्तरी किनारे पर, उत्तरी किनारे पर भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां फलोद्यान कृषि, जहां फलोद्यान कृषि की जाती है, की जाती है। ठीक है, पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज, और पैरा चेंज करते हुए अंतिम बात लिखा रहा हूं सहारा मरुस्थल पर। लिखो सहारा मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार क्षेत्र, दक्षिणी विस्तार क्षेत्र जो पवनों, जो पवनों द्वारा किए गए, जो पवनों द्वारा किए गए रेत के टीलों के विस्थापन का परिणामी है। रेत के टीले विस्थापित होते हुए यहां दक्षिण तक पहुंच रहे हैं। रेत के टीलों के विस्थापन का परिणामी है, उसे उसे साहेल क्षेत्र कहा जाता है, साहेल क्षेत्र कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो साहेल सवाना घास मैदान का अंग है, साहेल सवाना घास मैदान का अंग है, जहां निरंतर मरुभूमिकरण होता जा रहा है, जहां निरंतर मरुभूमिकरण होता जा रहा है, निरंतर मरुभूमिकरण होता जा रहा है। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए, मरुभूमिकरण यहां होगा, पूर्ण विराम लगाइए, फिर क्या लिखेंगे, लिखे जिसका कारण निर्वनीकरण एवं अति पशुचारण है। निर्वनीकरण, घास मैदान का हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, एवं अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग है। वनस्पतियां बची ही नहीं तो हवाएं यहां पर रेत को विस्थापित कर रही हैं, है ना, ऐसा है बेटा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये बात यहां पर समाप्त होती है। अब हम लोग लिखेंगे बेटा, ध्यान रखना, अब हम लोग लिखेंगे, देखो जैसे ये आपने देखा, अब इसके बाद हम इस हिस्से को देखेंगे, इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, साहिल के नीचे का ये वाला हिस्सा, दिस वन, साहिल के नीचे का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, दिस वन, इसको बेसिकली हम कहते हैं गिनी तट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गिनी तट। अगर हम मानचित्र के संदर्भ में देखें तो हॉर्न का क्षेत्र है ये, पर जस्ट वेट, ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा बेटा, ये दिस वन, ये कहलाता है बेसिकली गिनी तट ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का गिनी तट है ना, ये वाला गिनी तट है। एटलस सब सामने रखेंगे, थोड़ी आज स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊं बेटा, कोई बात छूटे भी ना, और हर बात पढ़ा दूं मैं, हर बात पढ़ा दूं आपको। ये गिनी तट कहलाता है, गिनी कोस्ट कहलाता है, समझ गए मेरी बात की नहीं। बेसिकली ये अपर गिनी एंड लोअर गिनी में भी बटा है, बट आपको इतना गिनी तट 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 को दो अलग अलग भागों में नहीं बांटना है। और गिनी तट के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो ध्यान से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें दिखाने जा रहा हूं, आपको देखना है, बस अपने एटलस में आना, एटलस में एकदम फोकस रहिएगा। यहां पर दोस्तों, यहां दो पर्वत यहां पर मिलेंगे, एक लोमा माउंटेन मिलेगा, एक फुटा जलोन पर्वत मिलता है। लोमा एवं फुटा जलोन, ये है दिस वन, एक लोमा पर्वत है और एक फुटा जलोन पर्वत है, लोमा एंड फुटा जलोन पर्वत है। तो एक पर्वत से, लोमा पर्वत से अगर आप देखोगे, एक पर्वत से यहां इधर की ओर सेनेगल नदी जाती है, और इधर से अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी, पहली बड़ी नदी तो हो गई लंबाई के दृष्टिकोण से नील, दूसरी नदी यहां पर प्राप्त होगी कांगो, जिसे जायरे भी कहते हैं, तीसरी बड़ी नदी जिसे हम लोग नाइजर कहते हैं नदी, कौन सी नदी है ये, नाइजर नदी है, ये तीसरी बड़ी नदी यहां पर प्रवाहित होती है, तीसरी बड़ी नदी यहां प्रवाहित होती है दोस्तों, ये तीसरी बड़ी नदी। और ये नाइजर नदी जहां पर आकर अपना डेल्टा बनाती है, ये कंट्री भी बेसिकली नाइजीरिया है। अगर बगल में आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो ये कंट्री भी बेसिकली कौन सी है, नाइजीरिया कंट्री है, नाइजीरिया कंट्री है, नाइजीरिया कंट्री है। नाइजर की अपनी बड़ी भूमिका है बेटा, नाइजर की बहुत। अगर इधर की ओर देखोगे आप तो आपको बहुत सारे नगर मिलेंगे, नाइजर है, टोगो है, बेनिन है, घाना है, ये बहुत सारे नगर मिलेंगे। अगर आप ऐसे देखेंगे, आइवरी द कोस्ट है, सियरा लियोन है, आप एकदम देखते चलिए अगर नगर को आप इधर देखेंगे तो इधर आप देखेंगे लाइबेरिया, सियरा लियोन, यहां आप देखोगे लाइबेरिया, पॉलिटिकल मैप में लाइबेरिया, सियरा लियोन देखोगे आप, आइवरी कोस्ट देखोगे तो सियरा लियोन। गिनी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर चाहो तो देख लो, तो गिनी, सियरा लियोन, देखना है आपको एक क्रम से, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोस्टेड आइवरी करके लिखा, यही आइवरी कोस्ट, कोस्टेड आइवरी। फिर आता है घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन, और बेनिन के बाद आता है नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद आ जाता है कैमरून, कैमरून के बाद गैबन वगैरह आता है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिनका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है उसको देखना नहीं है। पर फिर से बोल रहा हूं, आपने देखा गिनी से, तो गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, मतलब आइवरी कोस्ट मतलब कोस्टेड आइवरी करके जो आपने देखा है, फिर घाना, बेनिन, टोगो, नाइजीरिया, कैमरून, ये आपने सारे के सारे देश देखे। इसकी अपनी खास महत्ता है, यहां पर बेसिकली सवाना घास भूमि पाई जाती है, सवाना ग्रासलैंड का अंग है पूरा का पूरा,
सवाना ग्रासलैंड का अंग है दोस्तों। यहां पर एक नदी, आपने नाइजर तो देखा ही, ये जो घाना देश है ना, घाना देश के पास एक और नदी देखेंगे जिसका नाम है वोल्टा। वोल्टा नदी, वोल्टा। वोल्टा नदी में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वोल्टा भी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील वोल्टा, कैसी झील? मानव निर्मित झील, इसी वोल्टा नदी पर है। और अगर नाइजर पर देखेंगे तो नाइजर पर कैंजी रिजर्वायर अवस्थित है। नाइजर पर सिंचाई के उद्देश्य से कैंजी, कैंजी रिजर्वायर नाइजर पर है। तो ये गिनी तट का क्षेत्र है बेटा, गिनी तट का क्षेत्र है, गल्फ ऑफ गिनी, GUINEA, गिनी, गिनी तट है ये। वोल्टा रिवर है, उसी पर लेक है, वोल्टा लेक। आराम से बेटा छोटा छोटा पार्ट्स दिखा रहा हूं, बढ़िया से देखना, बिल्कुल गलती मत करना, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो फुटाजोलॉन एंड लोमा माउंटेन देखा आपने, तो लिखेंगे सभी लोग, अब लिखेंगे, हेडिंग दीजिए, आप लिखिए गिनी कोस्ट कंट्रीज, गिनी तट देश, गिनी तट देश। ठीक है, अब गिनी तट देशों की विशेषता क्या है, चलो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखो, लिखो गिनी की गर्म जलधारा के प्रभाव से, गिनी की, गिनी की गर्म जलधारा के प्रभाव से यह तट सालों भर, यह तट सालों भर उष्णार्द्र बना रहता है। मतलब ऊष्मा भी अधिक रहेगी और आर्द्रता भी अधिक रहेगी, उष्णार्द्र बना रहता है। जहां, जहां पाई जाने वाली उच्च आर्द्रता, जहां पाई जाने वाली उच्च आर्द्रता मानव जीवन के लिए दुष्कर है, अत्यंत ही दुष्कर है। पाई जाने वाली उच्च आर्द्रता मानव जीवन के लिए अत्यंत ही दुष्कर है, अत्यंत ही दुष्कर है, पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखाइए जिससे कभी कभार मुक्ति, जिससे कभी कभार मुक्ति हरमट्टन नामक सहारा, हरमट्टन नामक सहारन विंड, हरमट्टन नामक सहारन विंड दिलाती है, कभी कभार, हमेशा नहीं, हरमट्टन नामक सहारन विंड दिलाती है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इस तट की दो महत्वपूर्ण नदियां, इस तट की दो महत्वपूर्ण नदियां नाइजर एवं वोल्टा हैं, नाइजर एवं वोल्टा हैं, वोल्टा हैं, पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए यहां, यहां, यहां लाइबेरिया, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट एवं सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट एवं सियरा लियोन में उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क भंडार, उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क भंडार पाया जाता है, लौह अयस्क भंडार पाया जाता है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन, बेनिन। आदि दुनिया में, आदि दुनिया में कोकोआ, कोकोआ से क्या बनता है, जल्दी बताओ, चॉकलेट, है ना? तो क्या लिखेंगे, आदि दुनिया में कोकोआ के सबसे बड़े उत्पादक हैं, कोकोआ या कोको कह सकते हो, कोकोआ के सबसे बड़े उत्पादक है, सबसे बड़े उत्पादक, घाना, टोगो, बेनिन कोकोआ के सबसे बड़े उत्पादक है, पूर्ण विराम लगाइए, लिखे घाना का, घाना का तटीय क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिसे तटीय क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं, जिसे गोल्ड कोस्ट कहते हैं, गोल्ड कोस्ट कहते हैं, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें यहां वोल्टा नदी पर निर्मित वोल्टा झील, वोल्टा नदी पर निर्मित वोल्टा झील महाद्वीप की सबसे बड़ी, महाद्वीप की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, झील है, पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे नाइजीरिया, पहले चेंज कर देना यहां से, नाइजीरिया विकासशील अर्थव्यवस्था का देश है, जो अफ्रीका में, जो अफ्रीका में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक है, पूर्ण विराम लगाएं, पेट्रोलियम उत्पादन मुख्यतः,
पेट्रोलियम उत्पादन मुख्यतः नाइजर डेल्टा के समीप अवस्थित लागोस एवं पोर्ट हार्कोट जैसे नगरों से किया जाता है। अच्छा, जहां भी पेट्रोलियम होगा ना, वहीं पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी होंगी, वहीं पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी होंगी। वेल नोन रहता है बेटा, इतना है ना। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे कि अफ्रीका के इस भाग में, गिनी तटवर्ती भाग में है ना, अफ्रीका के इस भाग में हौसा एवं फुलानी जैसी जनजातियां निवास करती हैं। हौसा एवं फुलानी जैसी जनजातियां निवास करती हैं। पूर्ण विराम। फिर क्या लिखेंगे कि यहां इस समय की सबसे बड़ी समस्या बोको हराम, यहां इस समय की सबसे बड़ी समस्या बोको हराम जैसी अतिवादी आतंकवाद, मुस्लिम अतिवाद है बेटा, बेसिकली में बेटा अतिवादी आतंकवाद दिखाई देती है। अरे सरकारें झुक जाती हैं बेटा, ये स्थिति है इनकी, बोको हराम की। पूर्ण विराम, बस पूर्ण विराम। ये था गिनी तट। अब गिनी तट के बाद अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न का क्षेत्र, देखो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस वन, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एकदम सींग जैसे दिखता है, अदन की खाड़ी और लाल सागर से लगा हुआ, ये अदन की खाड़ी, ठीक है। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस वन, मैंने इसे अलग से उठाना चाहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो पठारी प्रदेश है, ये इथोपियन प्लेटू है, इथोपिया का पठार है, सारा ये पठार ही है। बेसिकली इथोपिया का पठार क्रिटेशियस कालखंड के लावा निक्षेप से पाया जाता है, लावा निक्षेप से, पूरा का पूरा इथोपिया का पठार, ये इथोपिया का पठार। मूल रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं। यहां इथोपिया है, यहां 2 देश हैं, इरिट्रिया एवं जिबूती। तो ये वाला देश है सोमालिया। तो इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती एंड सोमालिया, ये 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं मूलतः। लेकिन ग्रेटर हॉर्न की जब बात अब की जाने लगी है, तो ग्रेटर हॉर्न में केनिया भी शामिल हो गया है और दक्षिणी सूडान भी शामिल हो गया। ध्यान रखना, 4 ही देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, लेकिन जब ग्रेटर हॉर्न की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान एवं केनिया को भी शामिल कर लिया जाता है, दक्षिणी सूडान एवं केनिया को। ये बात तो यहां पर अब इस संदर्भ में आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संदर्भ में लिखना, देखो यहां पर ये आपको दिखा दूं, साउथ सूडान जिसकी राजधानी जुबा है, इथोपिया जिसकी राजधानी अदिस अबाबा, कोई जरूरत नहीं है आपको सबकी राजधानी रखने की, कोई जरूरत नहीं है। फिर एरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, और यहां पर ये केनिया है। जब ग्रेटर हॉर्न की बात करते हैं तो ये 6 देश इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन सही मामले पर अगर देखा जाए तो 4 देशों का समूह, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इन 4 को मिलाकर ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो अब दोस्तों हम इस हिस्से के बारे में मूलतः पढ़ने जा रहे हैं, इस हिस्से के बारे में। तो लिखो आप हेडिंग दो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। लिखेंगे अफ्रीका के पूर्वी भाग में अदन खाड़ी से संलग्न, अफ्रीका के पूर्वी भाग में अदन खाड़ी से संलग्न क्या, 4 देशों का समूह, 4 देशों का समूह। कौन से 4 देश? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एवं सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एवं सोमालिया अफ्रीकन हॉर्न कहलाते हैं, अफ्रीकन हॉर्न कहलाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। परंतु ग्रेटर हॉर्न में दक्षिणी सूडान एवं केनिया, दक्षिणी सूडान एवं केनिया भी सम्मिलित हैं, दक्षिणी सूडान एवं केनिया भी सम्मिलित हैं। पूर्ण विराम लगाएं। लिखिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े इस भौगोलिक प्रदेश के तटीय राष्ट्र, जैसे सोमालिया वगैरह हैं, इस भौगोलिक प्रदेश के तटीय राष्ट्र समुद्री डकैती के लिए कुख्यात हैं। जब भी जहाज इससे निकलते इस मार्ग से, ये लूटने की कोशिश करते हैं, समुद्री डकैती के लिए कुख्यात है, कुख्यात हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे यहां दूर दूर तक फैले शुष्क पठार में से अब आगे बढ़ते हैं,
इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार क्रिटेशियस लावा जमाव से युक्त है, जहां क्रिटेशियस लावा जमाव से युक्त है, जहां कॉफी एवं चाय का उत्पादन होता है, कॉफी एवं चाय का उत्पादन होता है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखो अफ्रीका में, अफ्रीका में इस समय चाय का प्रमुख उत्पादक केन्या है। अफ्रीका में इस समय पर चाय का प्रमुख उत्पादक केन्या है, जिसकी अवस्थिति विषुवत रेखा पर है, जिसकी अवस्थिति विषुवत रेखा पर है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखें सोमालिया एक अत्यंत पिछड़ा राष्ट्र है, बहुत गरीब है बेटा सब। सोमालिया एक अत्यंत पिछड़ा राष्ट्र है। फिर पूर्ण विराम लगाइए। अब जिबूती की एक विशेषता है कि जिबूती में अवस्थित लेक असल, ASSAL, जिबूती में अवस्थित लेक असल अत्यंत खारी झील है, जिसकी लवणता, अत्यंत खारी झील है जिसकी लवणता लगभग 430 से 450 प्रति हजार, 430 से 450 प्रति हजार पाई जाती है, पाई जाती है। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए। फिर पैरा चेंज करेंगे, फिर पैरा चेंज करेंगे, लिखेंगे केन्या, युगांडा तथा दक्षिणी सूडान, केन्या, युगांडा, दक्षिणी सूडान के साथ तंजानिया तक। यहां आप देखो दिस वन, तंजानिया, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, ये वाला जो पूरा भाग है साउथ सूडान, फिर से साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया। यहां छोटे छोटे देश हैं जिसमें से एक रुवांडा है और एक बुरुंडी है, एक रुवांडा है, एक बुरुंडी है। तो साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, रुवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ये वाला क्षेत्र है। तो आपने क्या लिखा है, जो भी लिखा, केन्या, साउथ सूडान से लेकर तंजानिया तक, से लेकर तंजानिया तक सवाना घास मैदान का विस्तार पाया जाता है, सवाना घास मैदान का विस्तार पाया जाता है। पूरा सवाना ग्रासलैंड का क्षेत्र है, सवाना घास मैदान का विस्तार पाया जाता है, जहां जहां विक्टोरिया झील के तटवर्ती भाग पर, विक्टोरिया झील के तटवर्ती भाग पर, इसके आसपास, पूरे विक्टोरिया झील के आसपास है ना, के तटवर्ती भाग पर लंबे कद काठी, लंबे कद काठी वाली युद्ध प्रिय जनजाति मसाई, लंबे कद काठी वाली युद्ध प्रिय जनजाति मसाई, कौन सी जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाएगी, मसाई, निवास करती है। अब इनकी आर्थिक क्रिया क्या है तो वो लिखाता हूं, मसाई निवास करती है। लिखो यह चलवासी पशुचारण करते हैं, चलवासी पशुचारण का मतलब होता है पशुओं के झुंड को लेकर यहां वहां भटकते रहना, खाना बदोश सी जिंदगी है ना। यह चलवासी पशुचारण करते हैं, चलवासी पशुचारण करते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। भुना हुआ अनाज एवं पशुओं का मांस खाते हैं, भुना हुआ अनाज एवं पशुओं का मांस खाते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। जो लड़ाई करेगा, योद्धा होगा, तो लिखें योद्धा मसाई पशुओं का रक्त भी पीता है, योद्धा मसाई पशुओं का रक्त भी पीता है, पीता है। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, लिखो सवाना घास का यह क्षेत्र, सवाना घास का यह क्षेत्र वन्य जीवों की विविधता एवं बहुलता के लिए जाना जाता है, वन्य जीवों की विविधता एवं बहुलता के लिए जाना जाता है, बहुलता के लिए जाना जाता है, जहां जहां पशुओं के झुंड, पशुओं के झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के उद्देश्य से, भोजन के उद्देश्य से विचरण करते हैं, विचरण करते हैं तथा एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं। दोस्तों जितना भी आप देखते हो ना टीवी में, ये जो वाइल्ड लाइफ देखते हो, सारे वाइल्ड लाइफ को यही फिल्माया जाता है इसी क्षेत्र में। लिखो यहां अवस्थित, तंजानिया में है, तंजानिया की बात कर रहा हूं, यहां अवस्थित सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों के शिकार, वन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार, ऐसा लिखो, वन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार की सर्वाधिक डॉक्यूमेंट्रीज फिल्माई जाती हैं, इस तंजानिया के आसपास फिल्माई जाती हैं, फिल्माई जाती हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर एक लाइन और अभी लिखना, पर पैरा चेंज करते हुए लिखना। यहां हम आपको फिजिकल मैप में दिखाना चाहेंगे,
फिजिकल मैप में तंजानिया देश के दो आइलैंड यहां पर अवस्थित है बेटा। इन दो आइलैंड्स की बात करूंगा, पेम्बा एवं जांजीबार। तो केन्या और तंजानिया के बाउंड्री पर अवस्थित ये माउंट किलिमंजारो की बात करूंगा। ये जो अगला पैरा हमारा होगा उसमें हम माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे, केन्या एवं तंजानिया के बॉर्डर पर है, और यहां पर पेम्बा एवं जांजीबार आइलैंड की बात करेंगे। इन दो की बात करना चाह रहे हैं। एटलस में सारी चीज मैपिंग करते रहना, एकदम मैपिंग करते रहना, नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे बेटा। अब देखो दोनों चीजें नहीं हो सकती, कहते हैं ना कि एक साथ नहीं हो ही भुआलू हसब ठठाब फुलाऊ गालू, एक साथ नहीं हो सकता। देखो बच्चों की ये निवेदन भी एकदम वाजिब है और मैं स्वीकार करता हूं कि सर हाँ ये घुमंतु जनजाति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो विचरण करती हैं इन्हें खाना बदोश या घुमंतु जनजाति कहती है सजय। तो देखो अगर आपको अपने विषय के साथ न्याय करते हुए आपको ठीक से समय पर भी बात करनी है तो बेटा थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा सा साथ साथ में काम करना पड़ेगा। अरे सागर भाले बताऊंगा क्यों अलग हो रहा है, पहले ये बात तो सुन लो, प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ना क्यों अलग हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक में सब पढ़ा चुका हूं, आज तुम्हें क्यों ये बात ख्याल आ रही है कि अलग हो रहा है। वहां क्यों नहीं पढ़ा बेटा, वहां क्यों नहीं समझा है, सब पढ़ाता हूं वहां। प्लेट टेक्टोनिक के समक्ष कैसी ये चुनौती है सब बता रहा हूं। तो ये आपको माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत चोटी फिजिकल मैप में देखेंगे, और पेम्बा जांजीबार ये आइलैंड देखेंगे। इनके बारे में आपको अगर लिखना है तो अगला पैरा में क्या लिखेंगे, लिखें विषुवत रेखा के समीप अवस्थित, विषुवत रेखा के समीप अवस्थित माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखीय पर्वत तथा महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ज्वालामुखीय पर्वत तथा महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर लिखते हैं, लिखो यहां तंजानिया के तटीय भाग पर अवस्थित, यहां तंजानिया के तटीय भाग पर अवस्थित पेम्बा एवं जांजीबार द्वीप, पेम्बा एवं जांजीबार द्वीप, यहां देखते रहेंगे, नजर यहां रखेंगे, जांजीबार द्वीप दुनिया में लौंग, क्लोव होता है ना लौंग, आप लौंग खाते हैं भोजन के बाद, दुनिया में लौंग के सबसे बड़े उत्पादक हैं, दुनिया में लौंग के सबसे बड़े उत्पादक है, पूर्ण विराम, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो दोस्तों एक अद्भुत सी चीज देखना, एटलस में आपको भी मैपिंग करनी पड़ेगी और करिएगा ध्यान से। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में कई झीलों का समूह है, कैसे झीलों का समूह है, यहां पर आपको मिलेगी एक लेक मलावी या लेक न्याशा, मैं डार्क ब्लू कलर से चिन्हित कर रहा हूं, आप देखते चलिएगा, लेक मलावी एवं लेक न्याशा तंजानिया में मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पर इसके जैसे उत्तर पर जाएंगे तो मिलेगी लेक टंगानाइका, लेक टंगानाइका। टंगानाइका के बाद यहां पर देखेंगे तो तीन झीलें मिलेंगी, नीचे झील मिलेगी कीवू, फिर एल्बर्ट, फिर एडवर्ड मिलेगी, कीवू, एल्बर्ट एवं एडवर्ड मिलेंगी। विक्टोरिया को शामिल मत करना, विक्टोरिया बेसिकली उल्कापात निर्मित झील है, मेटियोरिक लेक है, विक्टोरिया उल्कापात निर्मित झील है, ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी उल्कापात निर्मित झील है विक्टोरिया, ठीक है ना। तो आपको एल्बर्ट, एडवर्ड एवं कीवू मिले। यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगी लेक टरकाना, लेक टरकाना, लेक टरकाना के बाद उत्तर इथोपिया के पठार में जाएंगे तो ये मिलेगा लेक टना, लेक टना, लेक टना। फिर यहां पर आप आएंगे दिस वन, ये मिलेगा रेड सी, लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर के बाद आपको यहां मिलेगा नहीं, पर ये नहीं एटलस में आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, फिर यहां पर जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में डेड सी है, जब वेस्ट एशिया करेंगे तब वो मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। तो दोस्तों फिर से बोलता हूं, गल्फ ऑफ अकाबा मतलब डेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, फिर रेड सी, टना लेक, टरकाना लेक, टना एवं टरकाना लेक, फिर एडवर्ड, एल्बर्ट, कीवू, टंगानाइका, मलावी। अब इसके बीच में कई झीलें मान लो आपको नहीं मिली, मान लो किसी को एक आध झीलें नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां अब आपको देखना है, यहां आपको देखना है कि यहां पर डेड सी से लेकर, डेड सी से लेकर ये पूरी की पूरी भाग, ये पूरा का पूरा भाग, दिस वन, ऐसा देखो आप, अफ्रीका के इस वाले हिस्से को देखो, ये जो झीलों का समूह है पूरा का पूरा, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट यहां पे टंगानाइका एवं मलावी मिलेगा, यहां रेड सी मिलेगा। तो रेड सी से लेकर टंगानाइका एवं मलावी या न्याशा के आसपास इतनी जो बात है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये अफ्रीका की वृहद झीलें हैं, महान झीलें हैं, वृहद या महान झीलें हैं, ठीक है, मिल गया सभी, इतना जो मिला उतना मिला। अब यही झीलें हैं जिनके सहारे अफ्रीका दो टुकड़ों में हो रहा है, इधर का भाग इधर जा रहा है, इधर का भाग इधर जा रहा है। कौन इसके बारे में बात करता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसके बारे में बात नहीं कर सकती।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस विषय में बात नहीं करती, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये अपवाद है, वो प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ाते हैं, विस्तार से बताते हैं क्यों अपवाद है, कैसे अपवाद है। तो इन झीलों को सबको मिला करके क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो आप सभी सभी हेडिंग देंगे, आप सभी हेडिंग देंगे ध्यान से। 5 मिनट 10 मिनट लिखाता हूं, 10 मिनट मैपिंग कराता हूं, तब भी हाथ दर्द करते हैं। ये फूलों सा हाथ लेकर कहां रहोगे बेटा, बताओ, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। कोई बात नहीं, तो लिखो आप सभी ध्यान से, सभी ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका लिखें। दक्षिण में मलावी एवं टंगानाइका झील से लेकर, दक्षिण में मलावी एवं टंगानाइका झील से लेकर उत्तर में लाल सागर एवं मृत सागर तक, लाल सागर एवं मृत सागर तक फैले हुए विविध झीलों का समूह, फैले हुए विविध झीलों का समूह, झीलों का समूह जिनकी उत्पत्ति अंतरा प्लेट अपसरण, पूछे थे कई बच्चों ने कैसे बने, अंतरा मतलब प्लेट के आंतरिक भाग में, जिनकी उत्पत्ति अंतरा प्लेट अपसरण, जिनकी उत्पत्ति अंतरा प्लेट अपसरण से हुई है, अपसरण से हुई है। लिखो, यह झीलें पीटीटी, पीटीटी का मतलब क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती है, महत्वपूर्ण चुनौती है, महत्वपूर्ण चुनौती है, पूर्ण विराम लगाएंगे। लिखो, इन झीलों में से सबसे बड़ी झील टंगानाइका है, इन झीलों में से सबसे बड़ी झील टंगानाइका है तथा यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, जिसके तट पर रहने वाली जनजातियां, यहां फिशिंग मतलब मत्स्यन, तट पर रहने वाली जनजातियां फिशिंग करती हैं, मत्स्यन करती हैं। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखिए, पैरा चेंज करते हुए लिखो, किबू एडवर्ड अल्बर्ट, किबू एडवर्ड झीलों के तट के समीप, झीलों के तट के समीप 2 भाषाई जनजातीय समूह निवास करते हैं। भाषाई जनजातीय समूह, 2 भाषाई जनजातीय समूह निवास करते हैं, सेमाइट एवं हेमाइट, सेमाइट एवं हेमाइट लिख दिया। इन दोनों में आपस में हमेशा खूनी संघर्ष छिड़ा रहता है। आप देखोगे यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, हमेशा यहां पड़ी रहती है, हमेशा पड़ी रहेगी इसी क्षेत्र में। ये युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, तंजानिया के आसपास की पूरी पेटी है, ठीक है ना, एकदम खूनी संघर्ष चला रहता है। पूर्ण विराम लिखो, इसके तटीय देश अत्यंत ही पिछड़े हैं, इसके तटीय देश अत्यंत ही पिछड़े हैं। पूर्ण विराम, बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो फिर किसमें आएंगे, आप यहां देख सकते हैं, ये कांगो नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये पूरा कांगो नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कांगो नदी बेसिकली यहां आप देख सकते हैं, ये कटंगा का पठार है, कटंगा के पठार से निकलती है, ध्यान रखना, कटंगा के पठार से निकलती है नदी कांगो, ये कांगो निकलती है। दिस वन इक्वेटर को 2 बार काटती हुई दिस वन इस तरह से कुछ प्रवाहित होती है। इसकी सबसे बड़ी अगर सहायिका आप देखोगे तो कसाई है, कसाई इसकी सबसे बड़ी सहायिका है बेटा, दिस वन कसाई इसकी सबसे बड़ी सहायिका है। और भी कई नदियां हैं, सेनेगल वगैरह कई नदियां इस पे आके अपना जल विसर्जित करती हैं। ये कांगो नदी ही है जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो एवं जायरे दोनों एक ही नदी है, अलग नदी नहीं है। कांगो 2 बार काटती है। कटंगा पठार की भी विशेषता क्या है उसे अलग से लिखेंगे, अलग से बताऊंगा। पर ये ध्यान करो, समझो यहां पर कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है, कांगो नदी के प्रवाह का जो क्षेत्र है, बेसिकली ये पूरा का पूरा क्षेत्र विषुवतीय वर्षा वन का क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। विषुवतीय वर्षा वन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा विषुवतीय वर्षा वन अमेजन में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा विषुवतीय वर्षा वन अमेजन कहां है, दक्षिण अमेरिका में, अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा बड़ा एवं सघन वर्षा वन यहां पर इस कांगो नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है।
कांगो नदी घाटी क्षेत्र में यहां पाया जाएगा। ओके, दिस वन, ये कांगो नदी घाटी का क्षेत्र है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप कंट्री के हिसाब से देखोगे तो अत्यंत ही पिछड़ा देश बेसिकली डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, कांगो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। एटलस में अगर पॉलिटिकल मैप में आप आओगे, पॉलिटिकल मैप में आओगे दोस्तों, तो आप देखोगे सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके नीचे कांगो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो के बगल में गैबन। गैबन जैसे कैसे, मैं आपको यहां दिखा दूं, पक्का पक्का आपको यहां भी दिखा दूं ताकि तसल्ली तो आपको ठीक से मिल ही जाए भाई। दिस वन, अगर यहां देखो, यहां से अगर देखो तो गैबन है, कांगो है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। तो इन देशों का ये समूह, दिस वन, अगर आप देखोगे बेटा, दिस वन, ये वाला पूरा भाग, ये है, ये पूरा भाग, ये है विषुवतीय वर्षा वन का प्रदेश, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट जोन ऑफ अफ्रीका। सारे देश का नाम आपको नहीं मिल रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल क्षेत्र देखो। आप कांगो नदी देखो, आप केवल कांगो नदी। कांगो नदी में एक जलप्रपात है, स्टेनले जलप्रपात या बोयामा जलप्रपात, स्टेनले या बोयामा, मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो चलेगा। ठीक है, अब इस भौगोलिक प्रदेश के बारे में आपको, दिस वन, इस भौगोलिक प्रदेश के बारे में आपको लिखना है बेटा, लिखना है, कुछ बहुत बेसिक सी और कुछ बहुत एडवांस सी बात लिखनी है, एडवांस सी बात लिखनी है। तो हेडिंग क्या देखें, देंगे अफ्रीका का विषुवतीय वर्षा वन प्रदेश, अफ्रीका का विषुवतीय वर्षा वन प्रदेश, विषुवतीय वर्षा वन प्रदेश लिख दिया। लिखो यहां अफ्रीका की सर्वाधिक जलवाही नदी, सबसे अधिक जल इसी में रहता है क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में है। यहां अफ्रीका की सर्वाधिक जलवाही नदी, सर्वाधिक जलवाही नदी कांगो या जायरे प्रवाहित होती है, कांगो या जायरे प्रवाहित होती है। इसीलिए इसे कांगो बेसिन भी कहते हैं, इसीलिए इसे कांगो बेसिन भी कहते हैं, कांगो बेसिन भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दो, पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर क्या लिखोगे, ध्यान से, सघन वनाच्छादित, सघन वनाच्छादित, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा इस भौगोलिक प्रदेश, इस भौगोलिक प्रदेश की प्रमुख जनजाति पिग्मी है। कौन सी जनजाति रहती है यहां पर, पिग्मी की प्रमुख जनजाति पिग्मी है, पिग्मी है। पूर्ण विराम लगाइए, लिखिए यह दुनिया में सबसे छोटे कद, कद मतलब ऊंचाई, 4 से 5 फीट के, अधिकतम 4 फीट के होंगे बेसिकली, यह दुनिया में सबसे छोटे कद वाली जनजाति है, दुनिया में सबसे छोटे कद वाली जनजाति है, दिस वन, ये दुनिया में सबसे छोटे कद वाली जनजाति है जो जो पेड़ों में झोपड़े बनाकर रहते हैं, जो पेड़ों में झोपड़े बनाकर रहते हैं। पेड़ में रहेंगे, ये नीचे क्यों नहीं रहते धरती में, क्योंकि हमेशा धरती गीली है, कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप मच्छर खा जाएंगे। ठीक है, पेड़ों में घर बनाकर रहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखें, लिखें आखेट शिकार, आखेट शिकार मत्स्यन, आखेट शिकार मत्स्यन के साथ साथ, के साथ साथ यह खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं, हंटिंग, पोचिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं, खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। पूर्ण विराम, शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, इनके पास बंदूक गोली नहीं है अभी भी, शिकार के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे अभी भी यह केवल कमर के नीचे वस्त्र धारण करते हैं, अभी भी यह कमर के नीचे वस्त्र धारण करते हैं, धारण करते हैं। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें अपने समीप में रहने वाली जूलू जनजाति, जूलू जनजाति के साथ एवं अन्य लोगों के साथ
अन्य लोगों के साथ यह जंगली वस्तुओं का बिना बातचीत व्यापार करते हैं, जिसे गूंगा व्यापार कहते हैं, डंप ट्रेड कहते हैं, डंप ट्रेड जिसे गूंगा व्यापार कहते हैं, कहते हैं। पूर्ण विराम लगाए। देखो दोस्तों, ये करते क्या है बेसिकली, ये जंगल की वस्तुओं को संग्रह करेंगे, कंद मूल फूल पत्ती जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, एकत्रित करेंगे और लेके चले जाएंगे कहीं किनारे पर, किसी पठार में, खुले पठार पर बैठ जाते हैं। इनको बात करना लोगों से नहीं आता। अब लोगों को बुलाएं कैसे, तो आग जलाएंगे और धुआं करेंगे। धुएं को देखकर इसके आसपास रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि पिग्मी आए हुए हैं। पिग्मी लोग अपने द्वारा लाई गई वस्तुओं को अपने सामने रख देंगे। दूसरे लोग इनकी जरूरत की जो भी वस्तुएं होंगी, कुछ खाने पीने के लिए अनाज, कुछ पहनने के लिए कपड़े, जो भी जरूरत की वस्तुएं होंगी वो ले आके रख देंगे। पिग्मी उनकी वस्तुओं को उठाकर लेकर चला जाएगा, तो फिर जो यहाँ पर लोग रहते हैं, फिर पिग्मी द्वारा जो छोड़कर सामान जाते हैं उसको लेकर जाया जाता है। तो बिना बातचीत का इस तरह दोनों के बीच आदान प्रदान वस्तुओं का चल रहा है, जिसे डंप ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डंप ट्रेड कहते हैं। गूंगा व्यापार है दोस्तों, ऐसी विधि इनके बीच प्रचलित है, ऐसी तकनीक प्रचलित है। ठीक है ना। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करते हुए क्या लिखोगे? लिखे कांगो, नील के बाद महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है। कांगो नील के बाद महाद्वीप की, दुनिया की नहीं, महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है, जिसका उद्गम कटंगा पठार से, होता है। कटंगा पठार से होता है। पूर्ण विराम लिखो, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई, गिनी तट में अपना जल विसर्जित करती है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखे, इसमें महाद्वीप का सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं, महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात बोयामा या स्टैनले, एक ही नाम है, बोयामा को ही स्टैनले कहते हैं, बोयामा या स्टैनले अवस्थित है। महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात बोयामा या स्टैनले अवस्थित है, जिसमें जल विद्युत उत्पादन की उच्च क्षमता है। पूर्ण विराम। अब कटंगा पठार के बारे में लिखाता हूं, तो पैरा चेंज करते हुए लिखे, कटंगा पठार अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा, तांबा एवं मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार केंद्र है। कॉपर प्रोडक्शन होगा इस पठार से। अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है कटंगा पठार। बेसिकली कांगो में भी और जाम्बिया में भी इसकी अवस्थिति है, जिसकी अवस्थिति कांगो एवं जाम्बिया में आती है। पूर्ण विराम। कांगो एवं जाम्बिया में आती है। पूर्ण विराम। ठीक है, कांगो एवं जाम्बिया में आती है। पूर्ण विराम। ओके, चलो, तो ये यहां पर कटंगा पठार के साथ ये बात समाप्त हुई। अब लास्ट हम आते हैं, हेडिंग देंगे सभी। अब हेडिंग दे दो, फिर मैपिंग करनी है थोड़ी सी। लिखो, कालाहारी मरुस्थल एवं दक्षिणी पठार। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल एवं दक्षिणी पठार। ठीक है, चलो आओ यहां पर सभी ध्यान से, कुछ मैपिंग के हिस्से को देखो। यहां पर एक पठार है, ध्यान से देखना, इस अवस्थिति में, जिसे कहते हैं बाय प्लेटो। आराम से देखो, पर अच्छे से सबको टिक करना है। बाय प्लेटो, ध्यान से। यहां पर है एक पर्वत जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। कुछ खास चीजें और एकदम दमदार चीजें दिखा रहा हूं। इनके बीच में एक मरुस्थल है, एक विस्तृत मरुस्थल है, दिसवर। ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा भाग, ये मरुस्थल है, जिसको कहते हैं कालाहारी। और कालाहारी का ये पश्चिमी हिस्सा भी मरुस्थल है, जिसे कहते हैं नामीब डेजर्ट, नामीबियन मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो उत्तर में बाय एवं कटंगा पठार, यहां पर कटंगा पठार है, यहां पर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया, यहां पर कांगो बेसिन के दक्षिण में एक कटंगा पठार है। तो उत्तर में बाय प्लेटू एवं कटंगा पठार के दक्षिण में ड्रैकेंसबर्ग एवं अफ्रीकी उच्च भूमि के उत्तर में अवस्थित है कालाहारी का मरुस्थल।
कालाहारी डेजर्ट। ये आपको मैंने बताया कालाहारी का पश्चिमी हिस्सा जहां नामीबिया देश अवस्थित है उसे नामीबियन मरुस्थल कहते हैं। पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो बोट्सवाना एवं नामीबिया, पूरा का पूरा देश बोट्सवाना है। बोट्सवाना एवं नामीबिया के आसपास का पूरा क्षेत्र यह कालाहारी मरुस्थल है। ना केवल बोट्सवाना में बल्कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तक चला जाता है पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो। इसका कालाहारी मरुस्थल का कुछ हिस्सा अंगोला एवं जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, देखिए क्रिकेट प्रेमी है बहुत से बच्चे और इन्हें देखना चाहिए इस पूरे भौगोलिक प्रदेश को। पॉलिटिकल मैप में आपने देखना है, अभी यहां पर मैं सबको दिखाऊंगा। पहले आप बाय प्लेटू, यहां पर कटंगा पठार आपने देखा ही है, नामीबियन डेजर्ट, कालाहारी और दक्षिण में ड्रैकेंसबर्ग देख लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बढ़ते हैं। यहां कालाहारी मरुस्थल के इस भाग में दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं बेटा, बड़ी महत्वपूर्ण नदियां। एक नदी यहां पर जंबेजी है, ध्यान रखना, एक नदी यहां जंबेजी है जिसमें विक्टोरिया वाटरफॉल की अवस्थिति है। जंबेजी नदी है, मोजाम्बिक चैनल में अपना जल विसर्जित करती है जंबेजी नदी। दूसरी नदी इसी मरुस्थल की है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। एक नदी आपने देखा था यहां पर नील, एक नदी यहां आपने देखा मूल रूप से नाइजर, एक नदी देखा कांगो, और यहां दो नदी आप देख रहे हो, तीसरी भी देखोगे, और एक जंबेजी, लिम्पोपो। तो इस भाग में यहां पे एक नदी है जो कि ड्रैकेंसबर्ग से निकलकर पश्चिम की ओर आती है, इसका नाम है ऑरेंज नदी। इससे ज्यादा स्लो स्पीड में क्या कराऊं भाई? किसी के हाथ में दर्द है, किसी के मुख में दर्द है, किसी के पैर में, तो डॉक्टर के पास जाओ ना, दवाई कराओ। कुछ समझ में नहीं आता जाओ मस्तिष्क की दवाई कराओ। इतना आराम से यार मैपिंग करा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कराएं? ट्यूशन थोड़ी पढ़ रहे हो बेटा, बोर्ड में दिखाकर सब कराकर मैपिंग करा रहे हैं, फिर भी दिक्कत। फिर से, ये जो जनजाति दिख रही है मसाई है बेटा, लंबे कद काठी वाली, जिसको मैंने कहा युद्ध प्रिय जनजाति है। अरे हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, मसाई जनजाति है बेसिकली। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बुशमैन्स हैं, ये बुशमैन है। ये अभी कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है ये बुशमैन, बुशमैन। ओके, देखो यहां पर अफ्रीका के, अब आप इस भाग की मैपिंग कर रहे हो, दिस वन। यहां आपने देखा दो पठार, बाय प्लेटू के साथ कटंगा पठार, और इसके बाद अब देखा मरुस्थल, यहां नामीबियन मरुस्थल और ये कालाहारी मरुस्थल है। और यहां अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के इस भाग में ड्रैकेंसबर्ग देखा, और ड्रैकेंसबर्ग के पास जो हाईलैंड है, उच्च भूमि है, उसे वेल्ड कहते हैं, VELD। VELD। नदियां आपने देखी, एक नदी आपने यहां पर देखी जंबेजी नदी, एक यहां देखी लिम्पोपो नदी, एक यहां देखी ऑरेंज नदी। बस इतनी ही तो मैपिंग कराया बेटा अभी यहां पे साउथ में। इतने मैपिंग में भी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। गजब कोमलांग हो भाई, इन कोमल कोमल हाथों को लेकर जिंदगी कैसे चलाओगे? तो हे कोलांग, कोमलांग प्रियो, पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। यूपीएससी रहम नहीं करेगी, यूपीएससी रहम नहीं करेगी। इस भौगोलिक प्रदेश में मैंने आपको कहा कि यहां अंगोला है, यह है आपका जाम्बिया, यह जिम्बाब्वे है, क्रिकेट प्रेमियों का देश है बेटा। ये बोट्सवाना है, नामीबिया, और ये दक्षिण अफ्रीका है। खूब क्रिकेट देखते हो ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका को देख लो, ये जिम्बाब्वे को देख लो, दोनों के बीच में बोट्सवाना को देख लो, दोनों के बीच में बोट्सवाना को देख लो। फिर से बोलता हूं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मजे की बात है कि दो देश छोटे छोटे और है, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड, या दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित है लेसोथो एंड स्वाजीलैंड, लेसोथो, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड। तो आपने दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के बीच में देखा बोट्सवाना। बोट्सवाना की विशेषता है दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है बेटा, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है ये। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका भी हीरे का उत्पादन करते हैं, पर बोट्सवाना और दक्षिण अफ्रीका हीरे के सबसे बड़े उत्पादक है। नामीबिया थोड़ा गरीब देश है, मरुस्थल है ना यहां पर। यहां दो जनजातियां रहती हैं, नामीबिया में रहती है जनजाति हॉटेनटोड, और बोट्सवाना में रहती है बेसिकली जो यहां पर कालाहारी मरुस्थल है, वहां रहते हैं बुशमैन, जिनको शान भी कहते हैं। बुशमैन जनजाति को शान भी कहते हैं, शान ट्राइब भी कहते हैं। शान या सैन, SAN है, सैन ट्राइब, सैन। तीन नदियां आपने देखा, जंबेजी जिसमें महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया है, लिम्पोपो जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है, ऑरेंज जो कि ड्रैकेंसबर्ग से निकलकर अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। तीन नदियां देखा, इतनी ही तो अवस्थितियां देखी है बेटा, इतनी तो अवस्थितियां देखी है। ये मेडागास्कर आइलैंड है, विश्व के बड़े द्वीपों में से एक, चौथा पांचवा स्थान इसका भी है, बड़े द्वीपों में से एक। तो इसी भाग की आपको, अब जिसकी मैपिंग आपने किया है दोस्तों, जिसकी मैपिंग आपने किया है, उसी के बारे में मैं कुछ लिखाना चाहूंगा। तो क्या लिखा है? दक्षिण कालाहारी मरुस्थल एवं दक्षिणी पठार। तो चलो सबसे पहले कालाहारी मरुस्थल के बारे में शुरू करते हैं। तो लिखे, कटंगा पठार के दक्षिण में अवस्थित
कटंगा पठार के दक्षिण में अवस्थित कालाहारी। कालाहारी महाद्वीप का दूसरा बड़ा उष्ण मरुस्थल है। महाद्वीप का दूसरा बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल है, पूर्ण विराम लगाएं। जो कि सहारा के भांति नहीं है बल्कि यहां, जो कि सहारा के भांति नहीं है बल्कि यहां कुछ झाड़ियां, कॉमा लगाइए, कुछ घास के झुरमुट, झुरमुट मतलब समूह, कुछ झाड़ियां, कुछ घास के झुरमुट, झुरमुट आदि के साथ साथ, आदि के साथ साथ हाथी, चीता, शुतुरमुर्ग, हाथी, चीता, शुतुरमुर्ग जैसे जैसे जीव पाए जाते हैं, जैसे जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ। लिखो इस मरुस्थल, पहले चेंज कर दो बल्कि अब, इस मरुस्थल का पश्चिमी भाग नामीब कहलाता है। नामीब मरुस्थल, नामीबिया देश में अवस्थित इसलिए नामीब कहलाता है, नामीब कहलाता है। जहां जहां पीली एवं लाल मिट्टी से, पीली एवं लाल मिट्टी से अपने शरीर को लेपने वाली जनजाति, पूरे शरीर को लेप कर रखेगी पीली एवं लाल मिट्टी, पीली एवं लाल मिट्टी से अपने शरीर को लेपित करने वाली जनजाति हॉटेंटोड पाई जाती है। कीड़े मकोड़ों, चींटी आदि से बचने के लिए ऐसा करते हैं। लेपित करने वाली जनजाति हॉटेंटोड पाई जाती है। पूर्ण विराम लगाएं। कालाहारी की मुख्य जनजाति बुशमैन है, झाड़ियों के नीचे रहती है इसलिए बुशमैन कहते हैं। कालाहारी में रहने वाली मुख्य जनजाति बुशमैन है। ब्रैकेट लिख दें बुशमैन में, सान ट्राइब। लिखो यह झाड़ियों के नीचे रहते हैं, कॉमा शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं, शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं, और भी जीवों करते हैं, शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं। कीड़े मकोड़े दीमक का एकत्रण करते हैं, कीड़े मकोड़े दीमक का एकत्रण करते हैं भोजन के उद्देश्य से, भोजन के उद्देश्य से। चींटी, चींटी के खट्टेपन का उपयोग, चींटी की चटनी बनाएंगे, और चींटी में जो माटा होता है जो अच्छा खासा काट लेता है ना तो दंदन आ जाता है, माटा जिसको कहते हैं लाल रंग का, तो चींटी के खट्टेपन का उपयोग चटनी के रूप में करते हैं, चटनी के रूप में करते हैं। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो। लिखो यहां अवस्थित अवस्थित बोत्सवाना एवं दक्षिण अफ्रीका, यहां अवस्थित बोत्सवाना, और मत लिखो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक हैं, दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक है, दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक है। मतलब ये केवल एवं केवल ऐसा नहीं है कि केवल मरुस्थल है, इसमें भी मिनरल्स हैं, हीरा उत्पादक है। जबकि कटंगा पठार के समीप का भाग, जबकि कटंगा पठार के समीप का भाग तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर पैरा चेंज करना है इतने के बाद ही। लिखो इस मरुभूमि में, इस मरुभूमि में दुनिया का सबसे बड़ा दलदल ओकावैंगो, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल ओकावैंगो पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल ओकावैंगो इस पठार बोत्सवाना में है, पाया जाता है, जिसके तट के आसपास, जिसके तट के आसपास हाथियों का सर्वाधिक संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब एकत्रण, हाथियों का सर्वाधिक एकत्रण पाया जाता है, पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर यहां लिखेंगे बोत्सवाना को हेवन ऑफ एलिफेंट कहा जाता है, बोत्सवाना को हेवन ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर लिखेंगे, लिखो झील तट पर, झील तट पर जनजातियां मत्स्यन भी करती हैं, झील तट पर जनजातियां मत्स्यन भी करती हैं, मत्स्यन भी करती हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। लिखो पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे इस मरुभूमि के पूर्वी भाग में, इस मरुभूमि के पूर्वी भाग में जंबेजी एवं लिम्पोपो जैसी नदियां, जंबेजी एवं लिम्पोपो जैसी नदियां प्रवाहित होती है,
जम्बेजी एवं लिम्पोपो जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। जम्बेजी एवं लिम्पोपो जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें से महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जम्बेजी में महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात व्हाट क्या विक्टोरिया अवस्थित है। विक्टोरिया अवस्थित है पर्यटन के साथ। नहीं, बिल्कुल सबकी राजधानी याद नहीं करना बेटा, पक्का नहीं करना है। याद करना एक केवल एवं केवल मन का फितूर या बेवकूफी कहलाएगी बेटा, ठीक है। ऐसा कभी मत करना, वो केवल एवं केवल दिखाने के लिए होता है, किसी काम का नहीं होता बेटा सबकी राजधानी याद करना, ठीक है। जिसकी जरूरत है उसको याद करो। तो क्या लिखा है, लिखा आपने कि पर्यटन एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है ये जलप्रपात, ठीक है। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे इसी पैरा में, लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती हुई मोजाम्बिक चैनल में जल विसर्जित करती है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करें, लिखें दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित ड्रैकेंसबर्ग हर्षिनियन कालखंड की वलित पर्वत श्रेणी है, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है दोस्तों। हर्षिनियन कालखंड की वलित पर्वत श्रेणी है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें जिसके गिरिपादी का मतलब होता है पर्वत का निचला हिस्सा, जिसके गिरिपादीय क्षेत्र में फैला शीतोष्ण घास मैदान वेल्ड कहलाता है। जिसके गिरिपादीय क्षेत्र में फैला शीतोष्ण घास मैदान वेल्ड कहलाता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है वेल्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स था वैसे यहां पर वेल्ड है। पूर्ण विराम लगाकर लिखें यहां, अब इसमें क्या करते हैं, तो यहां मरीनो भेड़ पालन के साथ साथ वेल्ड का काम, मरीनो भेड़ पालन के साथ साथ मक्का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे इसी पैरा में मक्का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, लिखें यहां दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी ऑरेंज, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी ऑरेंज प्रवाहित होती है। ऑरेंज की सहायिका वॉल है बेसिकली, तो ऑरेंज प्रवाहित होती है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ता विकासशील राष्ट्र है। जहां की मूल जनजातीय समूह जूलू है। यहां की मूल जनजातीय समूह कौन है, जूलू है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें दक्षिण अफ्रीका सोना, कॉमा लगाइए, हीरा, कॉमा लगाइए, लौह अयस्क एवं मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। साथ ही इसके वैंकी क्षेत्र से कोयले का उत्पादन भी किया जाता है। बिल्कुल, जोहान्सबर्ग सोने की सबसे बड़ी खान है, बिल्कुल बेटा, ठीक है सुजीत। वैंकी क्षेत्र से कोयले का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम, ठीक है। चाहो तो मन करे तो दक्षिण अफ्रीका के कुछ नगरों को देख लेना, प्रिटोरिया देख लेना, जोहान्सबर्ग देख लेना, डरबन देख लेना, मतलब विटवाटर्सलैंड देख लेना, कुछ नगर आप चाहो तो दक्षिण अफ्रीका के देख लेना, केवल देख लेना, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी किनारे पर, यहां पर देखो, यहां पर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी किनारे पर एकदम जैसे ये वाला भाग देखोगे ना आप, तो ये वाला जो भाग आता है दक्षिणी किनारे पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जहां बागानी एवं बागवानी कृषि, बागानी बागवानी दोनों, बागवानी में सब्जी होगा, बागानी में फल होगा, बागानी एवं बागवानी कृषि कृषि के साथ डेयरी उद्योग, डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन, डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये था दोस्तों आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसी के साथ समाप्त हुआ। कल हम लोग आएंगे दक्षिण अमेरिका को पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका दोस्तों स्पीड तो थोड़ा रहेगी, हर दिन क्लास में स्पीड रहेगी, थोड़ा सा इसको मैनेज करना ही होगा। कल हम आएंगे, पर हर एक बात पढ़ानी, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या कि मैं आपको छोड़ छोड़ कर पढ़ा दूं केवल मोटी मोटी बातें,